हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू प्रशांत एकेडमी। बच्चों, कल हमने वेक्टर की एक डेफिनेशन दी थी, वेक्टर को डिफाइन किया था। आज हम उसके आगे वेक्टर के कुछ फर्दर टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं इस लेक्चर में। इस लेक्चर में बेसिकली मैं तुम्हें पहला टॉपिक जो पढ़ाऊंगा, इसमें मैं तुम्हें पहला टॉपिक जो पढ़ाने जा रहा हूँ वो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर। क्या बोला बच्चों मैंने? रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर, कि किसी भी वेक्टर को हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। मीन एक वेक्टर दिया है कि ज्योमेट्रिकली या ग्राफिकली अगर देखें तो हम उस वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे कल मैंने बताया था कि वेक्टर क्या होता है, ऐसी क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। तो इसको डिफाइन करने के लिए हमारे पास क्या है, किसी भी वेक्टर को हम एक एरो से दिखाते हैं। कोई भी वेक्टर जो होगा वो एरो से रिप्रेजेंटेड होगा। ये जो एरो की लेंथ होती है वेक्टर में, इस एरो की लेंथ हमें इसका मैग्नीट्यूड बताती है। जितना बड़ा ये एरो होगा उतना ही ज्यादा इसका मैग्नीट्यूड होगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर ये वेक्टर ए होता और ये वेक्टर बी होता, क्योंकि यहाँ जो वेक्टर बी है उसकी लेंथ वेक्टर ए से ज्यादा है, तो जो वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड है वो वेक्टर ए से ज्यादा होगा। तो हम कह सकते हैं कि जो वेक्टर बी है इसकी जो ये लंबाई है, ये लंबाई हमें इसका मैग्नीट्यूड बताती है। और कोई भी वेक्टर को हम कैसे लिखते हैं, जैसे मैंने फोर्स बोला, जैसे फोर्स को हम एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, तो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। इस क्वांटिटी को वेक्टर रिप्रेजेंट करने के लिए हम इसके ऊपर भी एक एरो दिखाते हैं। अगर फिजिक्स में तुम किसी भी क्वांटिटी को देखो, अगर उस क्वांटिटी के ऊपर एक एरो बनाओ तो इससे तुम यह समझ सकते हो कि वो जो क्वांटिटी है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो जैसे कि मैंने तुम्हें बता दिया कि जो एरो की लेंथ होती है वो हमें क्या देती है, जो एरो की लेंथ होती है वो हमें उसका मैग्नीट्यूड देती है। अगर ये एरो है तो जैसे कि मैंने एरो अभी इस डायरेक्शन में बनाया है, तो हम अब वेक्टर की डायरेक्शन की बात करेंगे। इस वाले वेक्टर में मैंने इस डायरेक्शन में बना है एरो, तो एक जो ये इसका एरो होता है, ये एरो की डायरेक्शन, एरो किधर को पॉइंट कर रहा है ये हमें उसकी डायरेक्शन देता है। ये जो एरो का ये वाला पॉइंट होता है, ये इसकी क्या कहलाती है, टेल कहलाती है वेक्टर की। वेक्टर की टेल और वेक्टर का हेड बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हम वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन में पढ़ेंगे, कैसे वेक्टर को ऐड करा जाता है। और ये जो इसका पोर्शन है, इस पोर्शन को हम बोलते हैं हेड। तो एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए उसकी टेल और हेड का इंपॉर्टेंस है। और ये यहां से टेल टू हेड को बोलते हैं कि वेक्टर की डायरेक्शन ये है। अगर यही क्वांटिटी फोर्स होती तो हम ये कहते हैं कि जो फोर्स है वो मेरा इस डायरेक्शन में लग रहा है। अगर यही क्वांटिटी एक्सीलरेशन होता तो कहते कि मेरा जो एक्सीलरेशन है वो इस डायरेक्शन में है। तो बच्चों, हम किसी भी वेक्टर को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसके बाद हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जो है इक्वालिटी ऑफ ए वेक्टर। कौन सा टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चों? इक्वालिटी ऑफ ए वेक्टर। किसी भी वेक्टर की इक्वालिटी क्या होती है? जैसे मैंने बोला कि वेक्टर दो चीजों से हमें वेक्टर को डिफाइन करने के लिए दो चीजें लेनी पड़ती हैं, वेक्टर की डायरेक्शन और वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो इक्वालिटी में भी दोनों चीजों का इतना ही इंपॉर्टेंस है। किसी वेक्टर को दूसरे वेक्टर के साथ इक्वल होने के लिए, मतलब दो वेक्टर आपस में तभी इक्वल होंगे जब दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होगा और दोनों की डायरेक्शन सेम होगी। मतलब मैंने बोला टू वेक्टर आर सेड टू बी इक्वल, दो वेक्टर, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, जो ये दोनों तभी इक्वल होंगे इफ, पहली कंडीशन क्या है, बोथ हैव सेम मैग्नीट्यूड, जब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा। और दूसरी कंडीशन इसके लिए है जब दोनों की डायरेक्शन सेम होगी, बोथ हैव सेम डायरेक्शन, बोथ हैव सेम डायरेक्शन। जब दोनों वेक्टर की डायरेक्शन सेम होगी तो ये वेक्टर आपस में इक्वल वेक्टर कहलाएंगे। तो हम इधर से कह सकते हैं कि जो वेक्टर ए है वो वेक्टर बी के इक्वल होगा। बच्चों, मैं तुम्हें एक बेहतरीन एग्जांपल देता हूं इसका, आगे तुम इस तरीके से देख सकते हो। अगर ये वेक्टर ए है मेरा और ये वेक्टर बी है, तो जैसा कि तुम देख सकते हो, अगर इसकी लेंथ को मैंने क्या बोला है, वेक्टर का मैग्नीट्यूड। देखो इस वेक्टर की लेंथ इसके बराबर है,
यानी कि वेक्टर ए की लेंथ वेक्टर बी के बराबर है, तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी के बराबर होगा। और देखो यहाँ टेल टू हेड दोनों की डायरेक्शन सेम है, मतलब वेक्टर सेम डायरेक्शन में, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी के बराबर है और डायरेक्शन भी सेम है, तो इधर से हम बोल सकते हैं कि वेक्टर ए किसके बराबर होगा, वेक्टर बी के बराबर होगा। तो बच्चों हम एक एग्जांपल डिस्कस करना चाहेंगे कि कब कोई वेक्टर बराबर होगा, एक क्वेश्चन के रूप पे ले सकते हो तुम इसे। तो मैं एक डायग्राम बना के दिखा रहा हूं तुम्हें। सपोज कि ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है। अब इन दोनों की मैंने लेंथ बिल्कुल सेम दे रखी है, मतलब मैग्नीट्यूड सेम दे रखा, और तुम डायरेक्शन भी देख रहे हो कि डायरेक्शन सेम है, और ये वेक्टर सी है मेरा। अब ये वेक्टर मैंने डी दे दिया, मैं इस वेक्टर डी की डायरेक्शन इसके अपोजिट कर देता हूं। अगर हमें इक्वालिटी ऑफ वेक्टर की एक इक्वेशन लिखनी है तो क्या लिख सकते हो, तुम देख सकते हो कि जो वेक्टर ए है ये वेक्टर बी की लेंथ में बराबर है और इन दोनों की डायरेक्शन भी सेम है। तो मैंने इक्वालिटी ऑफ वेक्टर से मैं ये लिख सकता हूँ कि जो वेक्टर ए है ये वेक्टर बी के बराबर होगा इक्वालिटी ऑफ वेक्टर से। अब क्योंकि यहां देखो जो वेक्टर बी है इस वेक्टर बी की डायरेक्शन वेक्टर सी के बराबर है और इन दोनों की लेंथ भी सेम है, तो वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड वेक्टर सी के बराबर है और डायरेक्शन भी सेम है, तो वेक्टर बी भी किसके इक्वल होगा, वेक्टर सी के इक्वल होगा। तो यहां से लिख सकता हूं। लेकिन यहां देखो तुम अगर, तो यहां पर कोई डी वेक्टर से क्या दिख रहा है, डी वेक्टर की लेंथ इस ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर के बराबर है, लेकिन इस डी वेक्टर की डायरेक्शन तो अपोजिट है, तो हम डायरेक्टली वेक्टर ए इक्वल टू वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर सी इक्वल टू वेक्टर डी तो नहीं लिख सकते क्योंकि इसकी डायरेक्शन तो अपोजिट हो गई। तो इसको कैसे लिखे हमने इसमें डी को कुछ इक्वलिटी के फॉर्म में लिखा है। अगर इस डी वेक्टर की डायरेक्शन ये है, अगर इस डी वेक्टर की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में, तो क्या तुम मुझे बता सकते हो कि माइनस डी की डायरेक्शन क्या होगी? जी, डायरेक्शन वेक्टर डी की डायरेक्शन अगर ये थी तो माइनस डी की डायरेक्शन ये होगी। तो हम कह सकते हैं कि ये वाला जो वेक्टर ये कौन सा वेक्टर है, माइनस डी वेक्टर। तो अब देखो क्या वेक्टर ए और वेक्टर माइनस डी बिल्कुल बराबर है? मैग्नीट्यूड में तो ये हमें बिल्कुल बराबर दिख रहे हैं। क्या इन दोनों की डायरेक्शन सेम है? जी हाँ, इन दोनों की डायरेक्शन भी सेम है। तो हम इस इक्वेशन ऐसे लिख सकते हैं इक्वल टू माइनस डी वेक्टर। तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई, वेक्टर ए इक्वल टू वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर सी इक्वल टू माइनस ऑफ वेक्टर डी। अगर कोई भी वेक्टर हमें दिया है तो उसको उसकी नेगेटिव डायरेक्शन निकालने के लिए, उसका अपोजिट वेक्टर निकालने के लिए, उस वेक्टर का अपोजिट निकालने के लिए उसकी हम जस्ट डायरेक्शन को उसके अपोजिट करते हैं। यही कॉन्सेप्ट मैं तुम्हें सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर में बताऊंगा। ओके बच्चों, तो हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में मूव करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। बच्चों ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन तुम्हें फिजिक्स के मैक्सिमम डेरिवेशन में तुम्हें लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन देखने को मिलेगा। हमें दो लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन दिए गए हैं। कौन कौन से लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है हम डिस्कस करने जा रहे हैं, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब जैसे कि स्केलर क्वांटिटी को मैंने बोला कि स्केलर क्वांटिटी को हम डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। मैं एक स्केलर क्वांटिटी को तो एल्जेब्रिकली ऐड करा जा सकता है। अब मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूं। अगर एक 20 केजी का ब्लॉक टेबल पे रखा गया है, अगर उसके ऊपर मैं एक 20 केजी मास और रख देता हूं, एक 20 केजी का मास का ब्लॉक और रख देता हूं, ऐसे अगर 20 केजी का ब्लॉक था, क्योंकि मास एक स्केलर क्वांटिटी होती है, हमने पहले ही डिस्कस किया था। अगर मैं उसके ऊपर 20 केजी का ब्लॉक और रख देता हूं तो डायरेक्टली इसका वेट हम क्या कह सकते हैं कि 40 केजी हो जाएगा। ये जो कंबाइंड सिस्टम बना, इस सिस्टम का वेट कितना हो जाएगा, 40 केजी। तो हमने देखा कि हम जो स्केलर क्वांटिटीज होती हैं उनको तो डायरेक्टली ऐड कर लेते हैं, लेकिन जो वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं उनकी तो कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन होती है। अगर मैं बोलूं कि इस डायरेक्शन में मेरा 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा था और इस डायरेक्शन में 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा था, तो तुम ये तो नहीं कह सकते कि बॉडी पे 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा था टोटल।
ऐसा तो हम बिल्कुल भी नहीं कह सकते, क्योंकि ये 10 न्यूटन की डायरेक्शन अलग है, ये 10 न्यूटन की डायरेक्शन अलग है। तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में इनका कुछ रिजल्टेंट भी लगना चाहिए। अगर मुझे इन दोनों फोर्सेस को बैलेंस करना है बॉडी पे, तो कुछ एक ऐसी रिजल्टेंट डायरेक्शन निकालनी पड़ेगी इनकी। तो वो रिजल्टेंट डायरेक्शन को निकालने के लिए हमें वेक्टर के एडिशन का आना बहुत इंपॉर्टेंट है कि वेक्टर क्वांटिटी कैसे ऐड होती है। तो वही डिस्कस करेंगे। इसका पहला लॉ है वो है तुम्हारा ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। कौन सा लॉ? ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। एक तो सेकंड लॉ होता है इसका वेक्टर एडिशन का, वो होता है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। लेकिन अभी हम कौन सा लॉ डिस्कस करने जा रहे हैं? ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इसके बाद हम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को भी डिस्कस करेंगे। ये ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन बोलता क्या है? जैसे कि मैंने तुम्हें रिप्रेजेंटेशन बताया, उससे पहले मैं एक छोटी सी चीज बताना चाहूंगा कि दो वेक्टर को आपस में जोड़ते कहते हैं। अगर मैं बोलूं कि तुमने वेक्टर ए ये था और वेक्टर बी तुम्हारा ये वेक्टर ए है और वेक्टर बी कुछ इस डायरेक्शन में ऐसे है, अगर मैं बोलूं कि हमें वेक्टर ए को वेक्टर बी में जोड़ना है तो हम कैसे जोड़ते हैं? तो ये चीज हमेशा ध्यान रखना बच्चों, जो सेकंड वेक्टर की टेल को हम फर्स्ट वेक्टर के हेड से कनेक्ट करते हैं। सेकंड वेक्टर टेल इज कनेक्टेड विद फर्स्ट वेक्टर हेड, मीन्स फर्स्ट वेक्टर की जो हेड थी उससे हम सेकंड वेक्टर की टेल को कनेक्ट करते हैं विद हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि दो वेक्टर को आपस में कैसे कनेक्ट किया जाता है, फर्स्ट वेक्टर। तो बच्चों मोर देन वन वेक्टर का एडिशन भी यही होता है। अगर तीसरे वेक्टर को तुमने इसमें ऐड करना होता तो तीसरे वेक्टर के लिए तुमने तीसरे वेक्टर की जो टेल होती है उसको वेक्टर बी के हेड के साथ जोड़ना पड़ता। तो हम ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पे आ जाते हैं। इन्हीं दो वेक्टर को मैं लेके चल रहा हूं। माना कि ये हमारा वेक्टर ए था और वेक्टर बी ये था। तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन बोलता है कि अगर दो वेक्टर इस तरीके से हैं हमारे पास, अगर ये हमारे पास वेक्टर ए है और हमारे पास सेकंड वेक्टर इस तरीके से है वेक्टर बी, तो बच्चों मेरे पास क्या था? ये वेक्टर ए था, ये मेरे पास वेक्टर बी था। अगर क्योंकि देखो मैं यहां पर को मैंने क्या कर रखा है, इस वेक्टर ए में वेक्टर बी को जोड़ रखा है। वेक्टर बी की जो टेल है उसको मैंने वेक्टर बी ए के हेड के साथ कनेक्ट किया है। तो इस तरीके से हम वेक्टर को जोड़ते हैं। तो ट्रायंगल लॉ ये बोलता है कि जो इसकी थर्ड साइड होगी या ऐसा कह सकते हैं कि अगर हमने कभी भी ऐसे जोड़ा है वेक्टर को, तो अगर हम वेक्टर ए की टेल से वेक्टर बी की हेड को मिलाते हैं, हम इस तरीके से मिलाते हैं, एक लाइन या एक वेक्टर ऐसे ड्रॉ करते हैं जो कि वेक्टर ए की टेल से स्टार्ट होता है और वेक्टर बी के हेड को टच करता है, तो जो ये हमें एक नया वेक्टर मिलता है, इसी वेक्टर को हम बोलते हैं कि ये वेक्टर आर है, ये रिजल्टेंट वेक्टर है। और ये जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है यही होता है समेशन ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। तो बच्चों मैं एक बार रिपीट कर देता हूं। मैंने बोला कि हमने दो वेक्टर लिए, वेक्टर ए और वेक्टर बी। मैंने तुम्हें बताया कि वेक्टर ए और बी को कैसे जोड़ेंगे। अगर हमने वेक्टर बी को ए में जोड़ना है तो वेक्टर बी की टेल को हम वेक्टर ए के हेड से स्टार्ट करते हैं। तो मैंने बोला कि अगर दो वेक्टर इस तरीके से जुड़े गए हैं, अगर हम एक तीसरा वेक्टर इस तरीके से ड्रॉ करें कि वो वेक्टर ए की टेल से स्टार्ट हो और वेक्टर बी के हेड पे जाके टच हो, तो ये जो हमने नया वेक्टर ड्रॉ किया यही हमारा रिजल्टेंट वेक्टर होता है। और ये रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है? समेशन ऑफ वेक्टर ए प्लस समेशन ऑफ वेक्टर बी। तो यही तुम्हारा ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन होता है। तो बच्चों इसी तरीके से इसको हम एनालिटिकली भी ड्राइव कर सकते हैं वेक्टर लॉ ऑफ ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को। लेकिन ये हम आपको अपने फर्दर लेक्चर में ये एनालिटिकली इसको प्रूव करके दिखाएंगे कि इस वेक्टर आर की वैल्यू कितनी आती है। तो बच्चों हम अगर देखें तो एडिशन ऑफ मोर देन वन वेक्टर कैसे होता है, तो इसी कॉन्सेप्ट को हम यूज करने के लिए, इसी कॉन्सेप्ट को यूज करते करते हम एडिशन ऑफ मोर देन वन वेक्टर पढ़ाएंगे आपको। क्या? एडिशन ऑफ मोर देन वन वेक्टर, मतलब एक से ज्यादा वेक्टर का, दो से ज्यादा का, मोर देन टू वेक्टर, सॉरी
एडिशन ऑफ मोर देन 2 वेक्टर। अगर 2 से ज्यादा वेक्टर दिए होंगे तो सिंपली कुछ नहीं है, बस जो प्रिंसिपल मैंने ट्रायंगल लॉ में बताया यही प्रिंसिपल हमें यूज करना है। लेट अस सपोज दैट एक वेक्टर ए ऐसे था, वेक्टर बी की डायरेक्शन ये थी कुछ, एक अनदर वेक्टर सी इस डायरेक्शन में है, अनदर वेक्टर डी इस डायरेक्शन में है, और ई, चलो 4 वेक्टर लेके कर लेता हूं। तो इनका एडिशन कैसे होगा? तो सबसे पहले तुम किसी भी वेक्टर को पहले ले सकते हो। तो वेक्टर ये नहीं बोलता है कि तुम्हें ए के बाद बी को जोड़ना है या बी के बाद सी को जोड़ना है, सी के बाद डी को जोड़ना। तुम सीक्वेंस कोई भी ले सकते हो, बस तुम्हारा जो तरीका होना चाहिए वो सही होना चाहिए, बाकी ये तुम्हें सेम रिजल्ट देगा। तो मैंने क्या बोला, सबसे पहले मैं वेक्टर ए को ड्रॉ करूंगा, मैंने वेक्टर ए को ड्रॉ किया। उसके बाद वेक्टर ए में अगर मैंने वेक्टर बी को जोड़ना है तो क्या करूंगा, वेक्टर ए के हेड से वेक्टर बी की टेल को जोड़ूंगा कुछ इस तरीके से। एग्जैक्टली इसके मैग्नीट्यूड के बराबर करते हैं। ये ग्राफिकल मेथड है वेक्टर को ऐड करने की। वेक्टर बी को ऐड कर दिया मैंने इसमें। अब देखो वेक्टर सी से पहले मैं किसको यूज कर लेता हूं, वेक्टर डी को। अब डी की डायरेक्शन ये थी, तो डी को ऐड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो डी की टेल है उसे वेक्टर बी के हेड से मिलाना पड़ेगा, एग्जैक्टली कुछ इस तरीके से। उसके बाद मैं क्या करता हूं, वेक्टर सी जो है मेरा, वेक्टर सी की डायरेक्शन ये थी, तो वेक्टर सी को डी में ऐड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सी की टेल को डी के हेड से स्टार्ट करना पड़ेगा। ये वेक्टर डी था, तो मेरा को सी ऐसे आ जाएगा। तो मैंने क्या बोला, रिजल्टेंट निकालने के लिए क्या करते हैं हम, जो फर्स्ट वेक्टर की टेल थी उससे लास्ट वेक्टर की हमने हेड को मिला देते हैं। अगर मैंने फर्स्ट वेक्टर की टेल से लास्ट वेक्टर की हेड को मिला देते हैं तो हमें जो ये मिलता है, ये क्या मिलता है, रिजल्टेंट वेक्टर आर। तो यहां पर को जो मेरा रिजल्टेंट वेक्टर आर हो गया, तो ये हो गया मेरा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी। तो बच्चों ये था तुम्हारा लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होता है ये हमने कंप्लीट कर चुके हैं। मोर देन 2 वेक्टर को हम कैसे जोड़ते हैं ये भी मैं कवर कर चुका हूं। मैं अब इस लेक्चर का लास्ट टॉपिक कवर करने जा रहा हूं, जो है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होता है, बेसिकली कुछ नहीं है, ये बस ट्रायंगल लॉ का ही एक फॉर्म है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो बच्चों डिस्कस करते हैं हम इसके बारे में कि पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन होता क्या है। तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यह बोलता है कि 2 वेक्टर हैं हमारे पास, वेक्टर ए और वेक्टर बी। अगर हम दो वेक्टर को ऐसे रिप्रेजेंट करें, मतलब 2 वेक्टर को हम ऐसे रिप्रेजेंट करें कि ये किसी भी पैरेललोग्राम की 2 एडजेसेंट साइड को रिप्रेजेंट करते हो। मैंने क्या बोला उसको ग्राफिकली समझो। मैंने क्या बोला कि मेरे पास 2 वेक्टर थे, वेक्टर ए और वेक्टर बी। अगर ये 2 वेक्टर किसी भी पैरेललोग्राम की 2 एडजेसेंट साइड को रिप्रेजेंट करते हैं, ये वेक्टर ए और वेक्टर बी, मान लिया कि ये एक पैरेललोग्राम होता मेरा, तो ये पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड को रिप्रेजेंट करते हैं ना वेक्टर ए और वेक्टर बी। अगर मेरे 2 वेक्टर किसी पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड को शो कर रहे हो या रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो जो इनका डायगोनल वेक्टर होगा, जो इन दोनों के बीच से पास होकर जाएगा, जो इन दोनों का डायगोनल होगा, इस पैरेललोग्राम का डायगोनल होगा, जो इस पैरेललोग्राम का डायगोनल होगा, वो इस पैरेललोग्राम का डायगोनल हमें इन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर आर दे देगा। यही है बच्चों तुम्हारा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है कि अगर हम 2 वेक्टर को ऐसे ड्रॉ करें कि वो पैरेललोग्राम की 2 साइड को, 2 एडजेसेंट साइड, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि वो 2 एडजेसेंट साइड को रिप्रेजेंट करने चाहिए। अगर वो एडजेसेंट साइड को रिप्रेजेंट करते हैं तो जो उनका डायगोनल होगा वो हमें इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट देगा। तो बच्चों एक चीज बताता हूं, मैंने तुम्हें ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ा चुका हूं। तो देखो क्या, अगर ये वेक्टर बी था तो पैरेललोग्राम में हमने पढ़ा है कि जितना ये वाला साइड होता है उतना ये वाला साइड होता है, और इसकी डायरेक्शन सेम है, इसकी डायरेक्शन सेम है।
क्या इसी बी वेक्टर को मैं इधर ऐसे ड्रॉ नहीं कर सकता था? बिल्कुल कर सकता था वेक्टर। अगर मैं इसको इधर से हटा दूं तो ये क्या था? ये ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ही तो है बेसिकली, हमने देख जो पहले पढ़ चुके हैं। तो बेसिकली क्या कुछ पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में कुछ नया है? नहीं, लेकिन फिर भी हम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को पढ़ते हैं। तो बच्चों आज हम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में इतना ही पढ़ेंगे। अगले टॉपिक में हम, तो बच्चों मैं उससे पहले लेक्चर को खत्म करने से पहले एक और चीज पढ़ा देता हूं। जैसे वेक्टर एडिशन होता है, इसी तरीके से क्या होता है हमारे पास सबसेक्शन। क्या होता है? सबसेक्शन। एक छोटी सी टॉपिक है, इसको इसी लेक्चर में हम कवर कर लेते हैं। क्या है हमारे पास? लॉ ऑफ वेक्टर सबसेक्शन। तो बच्चों देखो, जैसे मैंने बोला कि मेरे पास वेक्टर ए ये है और वेक्टर बी ये है। मैंने माना कि दो वेक्टर, इन दो वेक्टरों को मैं ऐड कर सकता हूं। तो बच्चों जिस तरीके से एडिशन होता है उसी तरीके से सबसेक्शन भी होता है। मैं ये कह रहा हूं कि तुम सबसेक्शन को होता है ये भूल जाओ। सबसेक्शन कुछ नहीं होता है। मैंने बोला था कि मैं तुम्हें, जो मैंने अभी तुम्हें -d कुछ देर पहले पढ़ाया था, मैंने बोला था कि उसे मैं सबसेक्शन पे यूज करूंगा। तो मैं तुम्हें एक बेहतरीन क्वेश्चन या एग्जांपल लेकर दिखाता हूं। मान लो कि ये अगर वेक्टर ए था मेरे पास और ये वेक्टर बी था। सपोज ये वेक्टर ए इस तरीके से था और वेक्टर बी इस तरीके से था। अगर मैं बोलूं कि इसका रिजल्टेंट निकालो तो तुम, एडिशन का रिजल्टेंट निकालो तो तुम वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इस तरीके से निकाल दोगे ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से। ठीक है, वही मैं बोलूंगी मैंने रिजल्टेंट इस तरीके से निकालना है कि क्या है वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, मतलब मैंने सबसेक्शन करना है। क्या करना है? मैंने सबसेक्शन करना है। तो बच्चों ध्यान देने वाली बात यह है, क्या मैं इस रिजल्टेंट को ऐसे लिख सकता हूं वेक्टर ए प्लस माइनस वेक्टर बी? लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं? मैं इस वेक्टर को a प्लस माइनस वेक्टर बी तो लिख सकता हूं ना। जब मैंने इस वेक्टर को ऐसे लिख दिया तो ये क्या है? अगर b वेक्टर ये था तो क्या तुम मुझे बता सकते हो कि माइनस बी की डायरेक्शन क्या होगी? एग्जैक्टली माइनस बी की डायरेक्शन ये होगी। इसमें कोई डाउट की बात तो है नहीं, क्योंकि मैं बता चुका हूं कि जब उसके अपोजिट आ जाएगी तो ये वेक्टर क्या हो जाएगा? मेरा माइनस बी वेक्टर हो जाएगा। तो बच्चों जैसे मैं एडिशन में a प्लस बी करके रिजल्टेंट निकाल दे रहा था, अगर मैं वेक्टर a में माइनस का b वेक्टर जोड़ दूं तो मुझे क्या ये नहीं मिल जाएगा? ये मिल जाएगा, मतलब दोनों का सबसेक्शन मिल जाएगा। यहां देखो बच्चों, अगर ये वेक्टर a था मेरे पास, अगर b वेक्टर इस डायरेक्शन में होता तो माइनस b क्या होता? जिसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में होता। लेट अस सपोज दैट कि अगर ये b वेक्टर इस डायरेक्शन में होता, ये a वेक्टर था, b वेक्टर इस डायरेक्शन में था, तो माइनस b किस डायरेक्शन में होगा? एग्जैक्टली इस डायरेक्शन में होगा। और रिजल्टेंट निकालने के लिए क्या बोला मैंने? पहले वाले की टेल को लास्ट वाले के हेड से मिला दो। तो ये वाला वेक्टर कौन सा होगा? माइनस बी। पहले वाले की टेल को लास्ट वाले के हेड से मिला दो, तो जो हमें वेक्टर मिलेगा वो होगा हमारा रिजल्टेंट वेक्टर। और यहाँ रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा? हमने यही तो किया है, वेक्टर ए प्लस माइनस का वेक्टर बी। तो ये हमें ऑटोमेटिकली क्या देगा? वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए माइनस का वेक्टर बी। तो बच्चों सबसेक्शन कुछ नहीं है, सबट्रैक्शन बस एडिशन ही है। बस हमने क्या करना है, जो वेक्टर हमें अगर बी दिया होगा तो हमने माइनस बी कर देना है, तो तुम बस उसको ऐड ही करो, बस उसकी डायरेक्शन चेंज करके एडिशन वाला फॉर्मूला लगा दो। इस पे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अगर तुम माइनस सब्सट्रैक्शन को कुछ अलग तरीके से पढ़ते हो सकता है कि तुम्हें कोई डाउट आए, लेकिन इस तरीके से पढ़ो, उसकी बस डायरेक्शन को चेंज कर दो और उसमें सिर्फ एडिशन का वो लगा दो, तो तुम्हें हमेशा डर देगा। थैंक यू बच्चों। तो आज इस लेक्चर को हम यहीं ओवर करते हैं। इसके फर्दर टॉपिक के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।